हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा के अक्षांश 25 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है। आपको यहाँ पर गलत कथन चुनना है। ठीक है, इसको हम लोग अक्षांश के जरिए समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन पर ये बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसको हम इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसके ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध पड़ता है। तो जो आपकी विषुवतीय रेखा है, इसके ऊपर वाला जो 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको कर्क रेखा बोला जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 6.5 डिग्री दक्षिणी वाला जो अक्षांश है इसको मकर रेखा बोला जाता है। इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब देखिए, इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 25 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। दोनों गोलार्धों में इसको उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है। इसको उपोष्ण, ये वाला भी आपका उपोष्ण है। देखिए, मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। अब आ जाते हैं अपने पहले वाले स्टेटमेंट पे। देखिए, पहले वाला जो हमारा स्टेटमेंट ही है वो ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के अक्षांश 25 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच जो पूर्वी तट है उस पर भारी वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो यहां से लेकर यहां के बीच में कोई भी भूक्षेत्र पड़ेगा तो उस भूक्षेत्र के पूर्वी वाले हिस्से में, यानी वो जो भूक्षेत्र है उसके इस वाले हिस्से में तो वर्षा होगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये सूखा रह जाएगा। ये कह रहा है। देखिए, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे उत्तरदायी जो है वो है आपकी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड जिन्हें बोला जाता है। व्यापारिक पवनें इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी या फिर व्यापारिक पवनें कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में होती है। तो व्यापारिक पवनों को कभी कभी पूर्वा पवनें भी कह देते हैं। तो ये पवनें जो होती हैं ये लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, और जब ये चलती हैं तो ये बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। तो इनसे प्राय वर्षा नहीं होती है, लेकिन जब ये किसी महासागर से गुजरती हैं तो अपने साथ नमी ले लेती हैं। तो यही कारण है कि ये पवनें जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में जो है किसी भी भूभाग के पूर्वी वाले हिस्से में वर्षा कर देती हैं, लेकिन पश्चिमी वाला हिस्सा जो है इससे सूखा रह जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, सेम सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए भी यही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में बात हो रही है 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच की। तो ये जो पवनें होती हैं, यहां पर जो चलने वाली पवनें हैं, इनको पछुआ पवनें बोलते हैं। इनको पछुआ पवनें बोलते हैं। तो पछुआ पवनें जो हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनें हैं, जिन्हें पछुआ पवन कहते हैं। तो इन पछुआ पवनों की वजह से आप ये देखेंगे पश्चिमी तट पर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन पूर्वी तट सूखा रह जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले वाले स्टेटमेंट का जो कारण है वो आपका ट्रेड विंड है। ट्रेड विंड को जो है व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, और सेकंड वाले स्टेटमेंट का जो कारण है वो आपका पछुआ पवन है। तो यहां पर आपके एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अब चूंकि पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा पहले का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। दूसरा प्रश्न है अब आपका, ध्रुवीय भंवर या पोलर वर्टेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, एक ध्रुवीय भंवर बहुत ठंडी वायु की एक कड़ी पॉकेट है जो शीतकाल के मौसम में ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर होती है। ध्रुवीय भंवर एक ऊपरी क्षोभ मंडल उच्च दाब प्रणाली है। यह मुख्य रूप से शीतकाल में बनता है और ग्रीष्मकाल में कमजोर हो जाता है। देखिए, बात करें पोलर वर्टेक्स की या फिर ध्रुवीय भंवर की, तो यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है, जो कि गर्मियों में कमजोर पड़ता है, जबकि सर्दियों के दिनों में यह प्रबल हो जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये गलत है। देखिए यह एक ऊपरी क्षोभ मंडल निम्न दाब प्रणाली है, ना कि उच्च दाब प्रणाली, यानी ये लो प्रेशर जोन वाली एक प्रणाली है, ना कि उच्च दाब प्रणाली। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से शीतकाल में बनता है और ग्रीष्मकाल में ये कमजोर हो जाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही है। देखिए यह जो पोलर वर्टेक्स है यह ध्रुवीय ऊंचाइयों को घेरता है और ध्रुवीय बातागर के भीतर स्थित होता है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का डी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान है। 2 पार्श्व तंत्र, आर्द्र भूमि और घास के मैदान यहाँ एक साथ मिश्रित हैं। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। मालधारी इस घास के मैदान में रहने वाले एक आदिवासी चरवाही समुदाय हैं। उपरोक्त बिंदु निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को संदर्भित करते हैं? शोला घास के मैदान, बहक घास के मैदान, खज्जियार घास के मैदान या बन्नी घास के मैदान। देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। पहली बात तो यहाँ बताई गई है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर मालधारी नाम की एक आदिवासी चरवाहा समुदाय निवास करता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 पार्श्व तंत्र, जिसमें एक आर्द्रभूमि पार्श्व तंत्र है और दूसरा घास का मैदान है, ये यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बन्नी घास के मैदान की। बन्नी गुजरात में कच्छ के महान रण के पास स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा घास का मैदान है और यह लगभग 2618 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुजरात की जितनी चरगाह भूमि है उसका 45% का प्रतिनिधित्व अकेला बन्नी घास का मैदान करता है। बन्नी में 2 पार्श्व तंत्र, आर्द्र भूमि और घास के मैदान एक साथ मिश्रित होते हैं। बन्नी में जो वनस्पति है वो विरल है और वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। मालधारी बन्नी में रहने वाला एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है। तो यहाँ पर सभी बातें जो है वो बन्नी घास के मैदान से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाल महासागरों में उच्च लवणता वाले क्षेत्र उच्च दाब शैलों के साथ मेल खाते हैं। अटलांटिक महासागर के लिए अधिकतम लवणता 37, 20 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पश्चिम के बीच देखी गई है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा पर उपसतही लवणता कम होती है। देखिए यहाँ पर समुद्र की लवणता की बात हुई है। सामान्य खुले समुद्र की जो लवणता होती है वो 33 से लेकर 37 के बीच में होती है। तो यहां पर आपका जो पहला वाला कथन है ये बिल्कुल सही है। विशाल महासागरों में उच्च लवणता वाले क्षेत्र उच्च दाब शैलों के साथ मेल खाते हैं। देखिए खुले महासागरों का जो तापमान होता है ये लगभग साधारणतः पूरी साल एक जैसा रहता है, लेकिन ऐसे सागर या ऐसी खाड़ियां जो कि 3 तरफ से या 2 तरफ से भूखंडों से घिरे होते हैं, वहां का तापमान जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा हो जाता है और शीत ऋतु में कम हो जाता है। तो तापमान के घटने बढ़ने की वजह से उन क्षेत्रों की जो लवणता होती है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो है 36 से लेकर 37 के बीच में है। और यहां पर लवणता का जो बताया गया क्षेत्र कौन सा है, तो अधिकतम लवणता जो है 37 जो है 20 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पश्चिम उच्च दाब वाली शैलों के बीच देखी जा सकती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा वाला कथन आपको यहां पर ध्यान देना है। तीसरा वाला कथन ये भी सही है। उच्च अक्षांशों में, उच्च का मतलब क्या है, देखिए फिर से मैं बना रहा हूं, आपकी इक्वेटर लाइन 0 डिग्री अक्षांश है और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके उच्च अक्षांश आते जाएंगे। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है उच्च अक्षांश, ऊपर 90 डिग्री तक है और नीचे भी यहाँ पर 90 डिग्री तक है। ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दोनों गोलार्ध में, तो आपके जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके उच्च अक्षांश बोले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो रही है उच्च अक्षांशों की बात, यानी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बात करें तो यहां बोला गया उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल सही है, गहराई के साथ लवणता भी बदलती है, लेकिन यह भिन्नता फिर से अक्षांशी भिन्नता के अधीन है। कहने का मतलब यह है कि ये डिपेंड करता है किस अक्षांश पर बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि हम भूमध्य रेखा पर बात कर रहे हो। यहाँ पे चूंकि बात हो रही है उच्च अक्षांशों की, तो उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर उपसतही लवणता कम होती है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी अच्छा खासा होता रहता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि भूमध्य रेखा पर जो सतह का जल होता है ये बाद बाकी जो महासागर होते हैं उनसे थोड़ा ऊंचा होता है। तो यहाँ पर क्या लगातार वाष्पोत्सर्जन चलता रहता है, इसकी वजह से भूमध्य रेखा पर उपसतही लवणता जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके
चारों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर चौथे का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपीय मंग तट मत्स्य आखेट के सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं। महाद्वीपीय ढाल की सीमा महाद्वीपों के अंत को इंगित करती है। गहरे समुद्र की सतह महासागरीय बेसिन के हल्के ढलान वाले क्षेत्र हैं और विश्व के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र हैं। देखिए, महाद्वीपीय मंग तट की बात करें तो महाद्वीपीय मंग तट महाद्वीपीय मैदान का धीरे धीरे ढलान वाला समुद्र की ओर विस्तार है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई भूखंड है, ये आपका महाद्वीप का खंड है और इस साइड में क्या है, समुद्र है आपका ये, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय भूखंड है इसका समुद्र की ओर जो ढाल है, ये वाला जो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो इसको मंग तट बोला जाता है, इसको महाद्वीपीय मंग तट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि महाद्वीपीय मंग तट जो है मत्स्य आखेट के सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, एक फैक्ट और है इसके बारे में, विश्व में पेट्रोलियम और गैस का 20% जो उत्पादन होता है वो मंग तट से ही होता है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय ढाल की। तो महाद्वीपीय ढाल 2 से लेकर 5 डिग्री के बीच बदलता रहता है। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय मंग तट और महासागरीय घाटियों को ये जोड़ता है। ढाल की बात करें तो ढाल क्षेत्र की गहराई जो होती है वो 200 से लेकर 3000 मीटर के बीच में होती है। यानी इसकी जो गहराई है 200 से लेकर 3000 मीटर के बीच में रहती है और इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा भी कहा जाता है। महाद्वीपीय ढाल को जो है महाद्वीपों की अंतिम सीमा के रूप में अंकित किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन आपका ये बिल्कुल सही है। गहरे समुद्र की सतह समुद्री बेसिन के हल्के ढलान वाले क्षेत्र हैं और ये दुनिया के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र हैं, क्योंकि ये जमीन से निकली समुद्री अवसाद और उतले पानी के अवसाद से निर्मित हैं जो अनियमित स्थलाकृति को ये दबाते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है कि गहरे समुद्र की सतह महासागरीय बेसिन के हल्के ढलान वाले क्षेत्र हैं और विश्व के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 5वें का डी, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह पर जल के निम्नलिखित भंडार या रिजर्वायर को उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। वायुमंडल, मृदा की नमी, धाराएं और नदियां, भूजल। आपको यहां पर सही कोड का चयन करना है। देखिए, पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है उनमें सबसे ज्यादा जल महासागरों में है और महासागरों में समूचे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की 97.25% मात्रा पाई जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में अगर हम भूजल की बात करें तो पृथ्वी पर 0.68% भूजल है। धाराएं और नदियां की बात करें तो धाराओं और नदियों में पृथ्वी के जल का 0.0001% है। मिट्टी की नमी में पृथ्वी के समूचे भूजल का 0.005% है। वायुमंडल में 0.001% मौजूद है। अब आपको इसको अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा होगा पहले वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ सबसे ज्यादा किसके पास है, भूजल में है 4। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके आ जाएगा मृदा की नमी आ जाएगी, फिर आपका थर्ड पर आ जाएगा वायुमंडल और फिर आपका आ जाएगा एंड में धाराएं और नदियां। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा छठे का ए, 4, 2, 1, 3। सातवां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संनिर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बृहद समुद्री सतह, निम्न स्तरीय चक्रीय परिसंचरण, निम्न पवन अपरूपण, ऊपरी स्तर का विचलन। आपको यहां पर सही कोड का चुनाव करना है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए किसी भी समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आपकी बिल्कुल सही है। और पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। निम्न पवन अपरूपण होना चाहिए, यानी जो पवन वगैरह हो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चल रही हो बल्कि धीरे धीरे चल रही हो, तो निम्न पवन अपरूपण होना चाहिए। ऊपरी स्तर का विचलन होना चाहिए, यानी कि ऊपर साइड में जो तापमान है उसमें विचलन होना चाहिए। तो ये 4 अगर चीजें, 4 कंडीशन अगर होंगी तो वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। 8वां प्रश्न है आपका, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत में मुंबई की ओर जाने वाले एक जहाज ने भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग, इसमें फारस की खाड़ी नहीं है, लेने का फैसला किया। यह निम्नलिखित में से किस स्थान को पार करेगा। अदन की खाड़ी, जिब्राल्टर जलसंधि, ओमान की खाड़ी, स्वेज नहर। आपको यहां पर सही कोड का चयन करना है। इसके लिए मैप पर चलते हैं।
देखिए पुर्तगाल जो पड़ता है इस साइड में पड़ता है पुर्तगाल। तो जहाज जो है पुर्तगाल से होकर कहाँ पहुंचेगा? सबसे पहले आएगा भूमध्य सागर में, उसके बाद स्वेज कैनाल से लाल सागर में आएगा, फिर इधर अरब सागर में आकर तब पहुंचेगा मुंबई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको भूमध्य सागर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर। इसको सबसे पहले जिब्राल्टर की संधि से गुजरना होगा। पहले पड़ेगी जिब्राल्टर की संधि, उसके बाद फिर भूमध्य सागर आएगा, फिर आपके पड़ेगी स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल को जब पार करेगा तो यहाँ पर रेड सी पड़ेगा, लाल सागर पड़ेगा, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अडन है, यानी अदन की खाड़ी है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अदन की खाड़ी है, जिब्राल्टर जलसंधि है, स्वेज नहर है। ओमान की खाड़ी इसमें नहीं है। देखिए ओमान की खाड़ी पड़ती है यहाँ पर इस साइड में, तो ओमान की खाड़ी इसमें नहीं पड़ेगी मार्ग में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 8 में का सी, 1, 2 और 4। 9वां प्रश्न है आपका, व्यापारिक पवनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली पवनें हैं। ये पूरे पृथ्वी की सतह पर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र तक सीमित हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में बहती हैं। आपको यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है कि इनमें गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए पहले वाले स्टेटमेंट की बात करें तो जो व्यापारिक पवनें हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। यानी जो 23 से लेकर 30 के बीच का उपोष्णकटिबंध होता है, यहाँ से चलकर कहाँ चलती हैं? ये भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। दोनों गोलार्धों में इनका हाल यही है कि यहाँ से चलकर ये भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल कथन सही है कि व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली पवनें हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। ये पूरे पृथ्वी की सतह पर 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी के बीच क्षेत्र तक सीमित हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में बहती हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला ये भी सही है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है तो आपका सही आंसर होगा 9 का डी, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है तो आंसर होगा 9 का डी। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, एक अत्यंत लघु शुष्क मौसम, एक निर्दिष्ट शुष्क और आर्द्र मौसम। देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो सवाना जलवायु में क्रमिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं। मानसूनी जलवायु की तरह यहाँ पर कोई अलग वर्षा ऋतु नहीं होती है और उष्ण ग्रीष्मकाल के महीनों में यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पर एक निर्दिष्ट शुष्क और आर्द्र मौसम यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ कोरल द्वीप के प्रकार हैं और दूसरी तरफ उनके उदाहरण हैं। कोरल द्वीप का मतलब आप जानते होंगे, जो प्रवाल संरचनाएं होती हैं, जैसे आपका लक्षद्वीप समूह जो है कोरल द्वीप से निर्मित है। तो वैसे ही विश्व के अन्य भागों में भी कोरल से निर्मित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो कौन सी संरचना किस देश में पाई जाती है उसके बारे में लिखा गया है। एटॉल, फिजी, बैरियर, चागोस द्वीप समूह, फ्रिजिंग, तिमोर लेस्ते। देखिए एटॉल जो है एक रिंग जैसी रीफ है और ये फिजी में है। बैरियर रीफ जो है चागोस द्वीप समूह में नहीं है, बल्कि कहाँ पे पड़ती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। फ्रिजिंग जो कोरल द्वीप है ये तिमोर लेस्ते में पड़ती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का बी, यानी 1 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, निम्न अक्षांशों का तापमान उच्च अक्षांशों की तुलना में अधिक होता है क्योंकि निम्न अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लंबवत पड़ता है, जबकि उच्च अक्षांश पर यह तिरछा पड़ता है। निम्न अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश उच्च अक्षांशों पर सूर्य के प्रकाश की तुलना में कम दूरी तय करता है। देखिए यहां पर फिर से मैं कॉन्सेप्ट उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश का कॉन्सेप्ट जो है फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। यह पृथ्वी का जो है 0 डिग्री अक्षांश है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं 90 तक, तो वैसे वैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं और 0 डिग्री के आसपास जो अक्षांश होंगे उन्हें हम निम्न अक्षांश बोलते हैं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे दोनों गोलार्धों में, तो वैसे वैसे उच्च अक्षांश होते जाएंगे। अब हम लोगों ने क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा था इसके संबंध में, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास 6 के चैप्टर से एक इमेज लगाई हुई है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है,
तो पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सतह के साथ 66.5 अंश का कोण बनाता है। 66 सही 1/2 अंश का ये कोण बनाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पृथ्वी के निम्न अक्षांश हैं ये वाले, ये तो वर्ष भर सूर्य के सामने रहते हैं और यहाँ पे वर्ष भर लंबवत किरणें पड़ती हैं, जबकि जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं ऊपर की तरफ, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि निम्न अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लंबवत पड़ता है और उच्च अक्षांश पर यह तिरछा पड़ता है। अब देखिए, निम्न अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश उच्च अक्षांशों पर सूर्य के प्रकाश की तुलना में कम दूरी तय करता है, क्योंकि निम्न अक्षांश जो है सामने पड़ते हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पहुंच जाती हैं, और लंबवत होने की वजह से सूर्य की किरणें कम समय में निम्न अक्षांशों पर पहुंच जाती हैं। और वहीं पृथ्वी के झुकाव की वजह से उच्च अक्षांशों में इन किरणों को तिरछा होना पड़ता है। तो तिरछे होने की वजह से किरणों में प्रकीर्णन, प्रसार और अवशोषण होता है। तो यही कारण है कि उच्च अक्षांशों में ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा भी कम प्राप्त होती है, जबकि निम्न अक्षांशों में ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 12 का सी, दोनों 1 और 2। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में जायरे का एक क्षेत्र है। सरगासो सागर पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य की धारा से घिरा है। आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मैप दिखा दे रहा हूँ कि आपका सरगोसा सी रहा, ये वाला आप देख पा रहे हैं। तो सरगोसा सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में जायरे का एक क्षेत्र है। तो आपका यहाँ पर जो पहला वाला कथन है ये बिल्कुल सही है। और देखिए, सरगोसा सागर पृथ्वी का, यानी कि सरगोसा सागर पृथ्वी का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी सही है। अब इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो देखिए, पश्चिम में यह गल्फ स्ट्रीम, यानी पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से, उत्तर में इसके जो है उत्तरी अटलांटिक धारा द्वारा, पूर्व में इसके जो है यहाँ पर इस साइड में कनारी की धारा है, कनारी करंट आप देख पा रहे हैं, कनारी की धारा है। और दक्षिण में यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक भूमध्य की धारा के द्वारा घिरा हुआ है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आप देख पा रहे हैं, इसके द्वारा ये घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 13 का सी, यानी 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। उच्च या बृहद ज्वार के विपरीत महीने में 2 बार निम्न या लघु ज्वार आते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। यानी एक तो हाई टाइड का मतलब होता है उच्च ज्वार, और दूसरा होता है लो टाइड। लो टाइड का मतलब होता है निम्न ज्वार। तो सबसे पहले हाई टाइड को जान लेते हैं। तो देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी, ये तीनों अगर एक सरल सीधी रेखा में होते हैं तो पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं, यानी बृहद ज्वार आते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और जो आपके उच्च या बृहद ज्वार होते हैं ये महीने में 2 बार आते हैं। एक तो पूर्णिमा के दिन आते हैं, पूर्णिमा की अवधि पर आते हैं, और दूसरी अमावस्या की अवधि पर आती है। यानी एक पूर्णिमा को आएंगे और दूसरा अमावस्या को आएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं निम्न ज्वार की बात करें तो आमतौर पर उच्च या बृहद ज्वार और निम्न या लघु ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतराल देखने को मिलता है। देखिए, निम्न ज्वार जो है महीने में 4 बार आते हैं, यानी 7 दिन के अंतराल पर आते हैं ये। तो ये 2 बार नहीं आएंगे, बल्कि महीने में ये कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जबकि आपका जो उच्च ज्वार होगा वो महीने में 2 बार आएगा, एक तो पूर्णिमा को आएगा, दूसरा अमावस्या को आएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। आपका सही आंसर है 14 का बी, केवल 2। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा उज्जैन शहर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान राज्य से नहीं गुजरती है। आपको यहां पर गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है उज्जैन शहर से गुजरती है। ये आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं। स्टार्ट कर दूं मैं यहाँ से। गुजरात, इधर आपका फिर राजस्थान, फिर आपका एमपी आ जाता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका हल्का सा हिस्सा झारखंड का भी इसमें आ जाता है, वेस्ट बंगाल इसमें आ जाता है, और फिर आपका त्रिपुरा आ जाता है, और फिर मिजोरम आ जाता है। यानी आपके 8 राज्य हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। सेकंड वाले में बोला गया है कर्क रेखा राजस्थान राज्य से नहीं गुजरती, तो सेकंड वाला गलत है। तो यहाँ पर आपका
जो गलत कथन है वो है सेकंड वाला, तो आंसर होगा 15 का बी, केवल 2। 16वां प्रश्न है आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमध्य रेखा के 30 अंश और 45 अंश उत्तर और दक्षिण के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक सीमित है। यहाँ की जलवायु साफ आसमान और उच्च तापमान की विशेषता है। इस क्षेत्र में ट्रांस ह्यूमन्स या मौसमी या ऋतु प्रवास व्यापक रूप से प्रचलित है। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु खास करके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और इसकी अवस्थिति भी बताई गई है कि 30 अंश से लेकर 45 अंश उत्तर और दक्षिण के बीच में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु के बनने का जो मूल कारण है वो पवन पेटी का, पश्चिमी पवन पेटी का खिसकना है, यानी पश्चिमी पवन पेटी के खिसकने की वजह से ये जलवायु बनती है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ की जलवायु साफ आसमान और उच्च तापमान की यहाँ की विशेषता है। यहाँ ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क होते हैं और शीतकाल ठंडा और आर्द्र होता है। यहाँ पर अधिकांश वर्षा जो होती है वो सर्दियों के सीजन में होती है। इस क्षेत्र में ट्रांस ह्यूमन्स वो लोग होते हैं जो कि ऋतु प्रवास करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुज्जर और बकरवाल हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर ऋतु प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 16 का डी, यानी 1, 2 और 3। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेमेटाइट भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अयस्क है। कर्नाटक में भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उच्चतम भंडार है। लिमोनाइट निम्न गुणवत्ता वाला लौह अयस्क भारत में नहीं पाया जाता है। हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है और इसमें 60 से लेकर 70% लौह की मात्रा होती है। तो हेमेटाइट जो है भारत के ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है और भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध अयस्क है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही होगा। मैग्नेटाइट की बात करें तो देखिए, मैग्नेटाइट का रंग काला होता है और इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आयरन की मात्रा इसमें 72% होती है। मैग्नेटाइट का जो वितरण है खास करके धारावाड़ और कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें ये अयस्क पाया जाता है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान आदि में ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कर्नाटक में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। लिमोनाइट जो है निम्न कोटि का लोह अयस्क होता है। इसमें 40 से लेकर 60% लोहे की मात्रा होती है और इसका रंग जो है पीला होता है, यानी येलो कलर का होता है। लिमोनाइट खदानें खुली खदानें होती हैं और इसलिए लिमोनाइट अयस्क का जो खनन है ये आसान होता है। भारत में रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी श्रृंखला में आता है, यानी भारत में ये पाया जाता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में ये नहीं पाया जाता है। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर पूछा गया कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, तो सही आंसर है 17 का सी, 1 और 2 दोनों। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीस्ता नदी और धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं। रुद्रप्रयाग में भागीरथी नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के बीच सीमा बनाती है। आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। इसके लिए मैप पे चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैप दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी से प्रवेश करती है और आगे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आगे जाकर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीस्ता जो है इसकी दाहिनी ओर से इसमें आकर मिलने वाली नदी है, जबकि धनसरी इसमें जो है बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी है। अब देखिए, फिर से आप लोगों को कंफ्यूजन होगा दायां बायां कौन सा होगा, क्योंकि नदी यहां से प्रवेश कर रही है। ठीक है, यहां से प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप यहां पर खड़े होकर इस साइड में चलेंगे तो आपका राइट हैंड इस साइड में होगा और लेफ्ट हैंड आपका इस साइड में होगा। तो तीस्ता नदी और धनसरी नदी जो है इसकी सहायक नदियां तो हैं, लेकिन धनसरी नदी इसके बाईं ओर से आकर इसमें मिल रही है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही रुद्रप्रयाग में भागीरथी नदी और मंदाकिनी नदी का संगम देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका रुद्रप्रयाग और यहां पर आप देख पा रहे हैं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा की जो आ रही है, धारा आ रही है, उससे आकर मिल रही है, जबकि देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिल रही है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है। प्राणहिता जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इसके जल निकासी बेसिन के लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। प्राणहिता नदी जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के बीच सीमा भी बनाती है। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 18 का सी, केवल थर्ड। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पूर्व को छोड़कर देश के पूरे उत्तरी भाग में यह पाया जाता है। यह वनस्पति प्रकार वहां होता है
जहां वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तेंदु, पलास, अमलतास और धावा इन वनों के सामान्य वृक्ष हैं। उपरोक्त बिंदु भारत के निम्नलिखित में से किस वनस्पति प्रकार का उल्लेख करते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, हिमालय आर्द्र शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। देखिए यहां पर कौन से प्रकार के वनों की बात हो रही है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो वर्षा की मात्रा दी गई है उससे गैस करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया है, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उगते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है उत्तर पूर्व को छोड़कर पूरे देश के उत्तरी भाग में ये पाए जाते हैं। खास करके आपके मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ रीजन में भी ये पाए जाते हैं। तो यहां पर बात है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 19 का डी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोमाली जेट मेडागास्कर के निकट स्थायी निचले भाग को मजबूत बनाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत से दूर ले जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में फिल्डेटर धारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास तटीय उत्प्रभा का एक क्षेत्र बनाता है। देखिए सोमाली जेट एक स्थानीय धारा है जो कि मानसून को प्रभावित करती है। यानी हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसको भारत की ओर धकेलने में ये धारा मदद करती है। तो केन्या, सोमालिया और साहिल को पार करने वाली सोमाली जेट की शुरुआत से भारत की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति में काफी मदद मिलती है। यानी ये दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत से दूर नहीं ले जाती है बल्कि भारत की ओर धकेलती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए एक धारा और है फिल्डेटर धारा, तो ये भी सोमाली जेट से जुड़ी धारा है। तो सोमाली जेट से जुड़ी अरब सागर में धारा को फिल्डेटर धारा कहा जाता है। इसकी दिशा मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है और यह मानसूनी हवाओं के साथ अपनी दिशा परिवर्तन कर देती है। दक्षिण पूर्व मानसून के मौसम में फिल्डेटर धारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास तटीय उत्प्रभा का एक क्षेत्र बनाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 का बी, केवल 2। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लासिकल स्मोक उन क्षेत्रों में होता है जहां सल्फर युक्त यौगिकों का उत्सर्जन अधिक होता है। ओजोन और पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट प्राथमिक प्रदूषक हैं जो शहरों में भूरी धुंध का कारण बनते हैं। जहां क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग स्मोक है, वहीं फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीकर्ड स्मोक है। देखिए स्मोक की बात करें तो क्लासिकल स्मोक उन क्षेत्रों में होता है जहां पर सल्फर युक्त यौगिकों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए प्राथमिक प्रदूषकों की बात करें तो 2 प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक हैं, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा है VOC। तो ये दोनों जो प्रदूषक हैं ये प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं, जबकि ओजोन और पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट जो हैं ये द्वितीयक प्रदूषक माने गए हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा घातक और चिंता का विषय इन्हें माना गया है। तो ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि द्वितीयक में आते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर थर्ड वाला कथन जो है ये आपका सही है। जहां क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग स्मोक है, वहीं फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीकर्ड स्मोक है। यानी फोटोकेमिकल स्मोक उष्ण, शुष्क और धूप युक्त जलवायु में होता है, जबकि क्लासिकल स्मोक रासायनिक रूप से रिड्यूसिंग मिश्रण से बनता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 21 का सी, यानी 1 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश तुल्य जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्षेत्र साल भर पूर्वी हवाओं के प्रभाव में रहता है। वर्षा तीव्र शीतकाल के साथ पूरे वर्ष होती है। अधिक समुद्री प्रभाव के कारण इसे उत्तर पश्चिम यूरोपीय समुद्री जलवायु भी कहा जाता है। यह क्षेत्र 4 अलग अलग मौसमों का अनुभव करता है। देखिए इसे जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है ये खास करके ब्रिटेन के लिए विशिष्ट है, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश तुल्य जलवायु पड़ गया और इसे उत्तर पश्चिम यूरोपीय समुद्री जलवायु के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर पूरे वर्ष शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत पवनों का प्रभाव रहता है। यानी खास करके यहां पर जो पश्चिमी या पछुआ पवनें बोली जाती हैं उनके अधीन ये पूरा क्षेत्र रहता है। तो यहां पर आपका ए वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। वर्षा तीव्र शीतकाल के साथ यहां पूरे वर्ष होती रहती है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन ये बिल्कुल सही है। अधिक समुद्री प्रभाव की वजह से इसे उत्तर पश्चिम यूरोपीय समुद्री जलवायु भी कहा जाता है। तो ये सी वाला भी सही है। यह क्षेत्र जो है 4 अलग अलग मौसमों का अनुभव करता है। तो यहां पर आपका
डी वाला ये भी सही है। यहां पर आपका केवल ए वाला गलत है, तो आपका सही आंसर होगा 22 का ए। 23वां प्रश्न है आपका, अफ्रीका में कौन सी नदियां भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती हैं या फिर 2 बार काटती हैं? जाम्बेरी नदी, लिम्पोपो नदी, जायरे नदी, नील नदी। देखिए जायरे नदी का एक नाम और है, इसको कांगो रिवर भी कहा जाता है। तो कांगो जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह तंजानिका झील के दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। जायरे बेसिन पृथ्वी के सबसे आर्द्र क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर घने अवैध जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। जायरे नदी या कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या फिर 2 बार काटती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 का सी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन कहा गया है, ग्रीष्म संक्रांति के दौरान आर्कटिक में दिन की सबसे लंबी लंबाई के साथ और अंटार्कटिक में शीतकालीन संक्रांति सूर्यातप न्यूनतम हो जाता है। कारण सूर्य की किरणें कमोबेश जमीन की सतह के समानांतर हो जाती हैं और बर्फ का आवरण अधिकांश सौर विकिरण को दर्शाता है। तो आपको यहां पर सही कोड का चयन करना है। कौन सा कोड यहां पर सही है, इस कोड का आपको चयन करना है। देखिए सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो मैंने वही बताया था, सूर्य की किरणों का कोण, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसके अलावा दिनों की लंबाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, वातावरण का प्रभाव, ये सभी कारक जो होते हैं ये सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और शीत संक्रांति के दौरान भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक दिन की लंबाई बढ़ने के बावजूद जमीन की सतह पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो यहां पर आपका अभिकथन जो है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए कारण बताया गया है, यहां पर कारण क्या है। पहला कारण तो यहां बताया गया सूर्य की किरणें कमोबेश जमीन की सतह के समानांतर हो जाती हैं, तो यहां पर बिल्कुल सही है। और बर्फ का आवरण सूर्य की अधिकांश किरणों को दर्शाता है, तो इसकी वजह से यहां पर सूर्यातप जो है न्यूनतम हो जाता है। तो यहां पर आपका कथन और कारण बिल्कुल सही है और अभिकथन जो कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 24 का सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 25वां प्रश्न है आपका, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिर रहा होता है भाटा या अवनति कहलाता है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब ज्वार उठ रहा होता है बहाव कहलाता है। तीव्र चोंच वाला ज्वार स्रंग जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है, इसे ज्वारीय बोर के रूप में जाना जाता है। देखिए उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिर रहा होता है उसे भाटा या फिर अवनति कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब ज्वार उठ रहा होता है तो ये बहाव या इसे बाढ़ कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर ज्वारी धारा की बात की गई है, ज्वारी धारा की बात हुई है और ज्वारी बोर या भित्ति की बात हुई है। देखिए जब ज्वार किसी नदी के सकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने और नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारी तरंग का जो अग्रभाग है ये खड़ा दिखाई देता है और तीव्र चोंच वाला यह ज्वार स्रंग जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है, जिसे ज्वारी भित्त कहते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये बिल्कुल सही है। आपके भारत में प्राय हुगली नदी में ज्वारी भित्ति आती रहती है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो आपका सही आंसर है 25 का सी, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।